हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने 2013 के जीडीसी ज्योग्राफी पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 2013 जीडीसी का ज्योग्राफी का 1 से 30 तक के प्रश्नों को हमने करा दिया है। आज हम 31 से 60 प्रश्नों को देखेंगे और इसमें कुछ उत्तर गलत दिए हैं, उसको हम संशोधित भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न या 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय क्रमता से संबंधित है? ऑप्शन ए है न्यूनतम बल का नियम, ऑप्शन बी है एकरूपतावाद का नियम, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम और ऑप्शन डी है इकोसोफी का नियम या सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम, ये आपका पारिस्थितिकी नीचे से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाले वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों के आवास में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है। ऑप्शन है जलक्रमक, ऑप्शन बी है प्राथमिक अनुक्रम, ऑप्शन सी है स्थिरीकरण और ऑप्शन डी है स्थल क्रमक। तो दोस्तों, आर्द्र क्षेत्रों में जो विकसित होते हैं वनस्पतियाँ उनको कहा जाता है जल क्रमक, और ये वनस्पतियाँ मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक दोस्तों, ऑप्शन है कोडाई कनाल पलानी, ये सुमेलित है। वी कह रहा है शिमला पीर पंजाल, तो दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है, पीर पंजाल में नहीं, यह धौलाधार श्रेणी में स्थित है। ठीक दोस्तों, जो शिमला आपका है यह धौलाधार में है, न कि पीर पंजाल में। माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ और उटक मंड ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ ये सुमेलित है। ठीक दोस्तों, 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है सेंडलर, ऑप्शन बी है डबल डे और ऑप्शन सी है पॉल रीड और ऑप्शन डी है द कास्त्रो। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी पॉल रीड ने लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन करने के अनुसार भारत आता है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य श्रेणी में, संयुक्त राज्य प्रकार श्रेणी में, ऑप्शन बी है यूरोप प्रकार श्रेणी में, ऑप्शन सी है ब्राज़ील प्रकार श्रेणी में और ऑप्शन डी है आपका मिस्र प्रकार श्रेणी में। तो दोस्तों, जो भारत आता है वह मिस्र प्रकार श्रेणी में आता है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी मिस्र प्रकार श्रेणी में भारत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर हम बता दें कि एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन का प्रतिपादन कब किया था? 1970 में इन्होंने मुख्य रूप से आपका 3 आधारों पर और विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है, 3 आधार पर। ठीक है, अगला देखते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आर्थिक वर्ग एवं निजी संपत्ति 2 प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती है। निम्नलिखित एक इसका कथन है। ऑप्शन है टी.आर. माल्थस, ऑप्शन बी है के.एच. मार्क्स और ऑप्शन सी है डब्ल्यू.एस. थॉमसन और डी है एफ.डब्ल्यू. नोटस्टीन। तो दोस्तों, ये जो कथन है वह मार्क्स का है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट सही है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है कार्ल सैंडर्स ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बायर्ड ने, ऑप्शन सी है डी मीडोज ने और ऑप्शन डी है विलियम बॉक्ट ने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए
ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन है, मगर देखा जाए दोस्तों तो केनेन ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए कार्ल सैंडर्सन। ठीक दोस्तों, अगला देखा जाए 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न कह रहा दोस्तों, सैन्य नगर कॉन्वर्सेशन की संकल्पना विकसित की गई। ऑप्शन ए है जीन गार्डमैन द्वारा, ऑप्शन बी है होमर हायट द्वारा, ऑप्शन सी है पैट्रिक ग्रिडी द्वारा और ऑप्शन डी है सी.डी. हैरिस द्वारा। तो दोस्तों कॉन्वर्सेशन संकल्पना जो दिया गया था वह दिया गया था पैट्रिक ग्रिडी द्वारा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है। दोस्तों मैं अपने टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न को कराया हूं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ाइए। और इस पर हम गत मास के प्रश्न पत्र को हल भी कर रहे हैं संशोधन उत्तर के साथ, और उसके साथ ही साथ हम टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं। ठीक दोस्तों, 20-20 प्रश्नों का, जिसमें हमने बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन किया है जो GIC, GDC और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, तो एक बार ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देखिए हमारे प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है। अगर अच्छा आपको लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मलेशिया में। मलेशिया में जो पारंपरिक जो प्राचीन समय से जो पहले से ही बनते हैं अधिवास हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको कंपुंग के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शैलों की तालचर श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन है ऊपरी गोंडवाना से, ऑप्शन बी है निचले गोंडवाना से, ऑप्शन सी है पूर्व तटीय गोंडवाना से और डी है बाह्य प्रायद्वीपीय गोंडवाना से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी निचले गोंडवाना से। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 41 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नगरीय केंद्र का केंद्रीय वृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए है एडवर्ड उलमैन द्वारा, ऑप्शन बी है होमर हायट द्वारा, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट वर्गेस द्वारा और ऑप्शन डी है चांसी हैरिस द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी अर्नेस्ट वर्गेस द्वारा। इन्होंने 1927 में इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 42वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक समानताएं हैं। ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, बी है पर्वतीय क्षेत्रों में, डी है नदी डेल्टा में और सी है नदी डेल्टा में और डी है उच्च मैदानों में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्रों में। दोस्तों ये यूपी जो हायर का होता है, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है तो उसमें भी एक प्रश्न आ चुका हुआ है। ठीक दोस्तों, तो आप पूरी तरह से तैयार रहिए इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 43वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसका विशेषता सांस्कृतिक समरता एवं एकता है। ऑप्शन ए अर्ध सघन अधिवास का, ऑप्शन बी है सघन अधिवास का, ऑप्शन सी है पूर्वा का और ऑप्शन डी अर्ध छिटपुट अधिवास का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सघन अधिवास का। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 44 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिमान विकसित किया। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का जनांकीय संक्रमण प्रतिमान विकसित किया। ऑप्शन ए है नोटस्टीन, ऑप्शन बी है थॉमसन और ऑप्शन डी है क्लार्क और ऑप्शन सी है क्लार्क और ऑप्शन डी है जेलेंस्की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है नोटस्टीन। दोस्तों अगर देखा जाए सबसे पहले थॉमसन ने इसको दिया, उसके बाद विकसित करने का कार्य जो था वो नोटस्टीन ने किया, इसलिए ज़्यादा श्रेय दोस्तों नोटस्टीन को दिया जाता है, जिन्होंने जहांगीर संक्रमण को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिमान में वक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना है? ऑप्शन ए है लास, ऑप्शन बी है एफ पेरू, ऑप्शन सी है डब्ल्यू क्रिस्टालर और ऑप्शन डी है जे फ्रीडमैन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी है। इन्होंने स्थिर माना है, जबकि अगस्त लास जो थे उन्होंने परिवर्तनशील माना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही उत्तर है वो डब्ल्यू क्रिस्टालर है, जबकि व्यवहारिक उपदाओं का जो अस्थिर मान है वो अगस्त लास का है। ठीक है, उन्होंने अस्थिर माना था जबकि क्रिस्टालर ने स्थिर माना है। के मूल्य स्थिर और के मूल्य जो अस्थिर है वो आपका लास का है। ठीक दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। 46 प्रश्न देखते हैं। 46 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? दोस्तों यह भी प्रश्न हम अपने टेस्ट सीरीज में करा चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए है ई पी ओडम, बी है ए जी टांसले, सी है ई हटिंगटन और डी है एच बेरोज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका एच बेरोज। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत विश्व के सर्वाधिक धरातली भाग को या क्षेत्र को घेरा हुआ है? ऑप्शन ए पूरा उष्णकटिबंधीय, बी है बोरियल और सी है नौ उष्णकटिबंधीय और डी है आर्कटिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी बोरियल। दोस्तों ये भी हम अपने टेस्ट सीरीज में करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप जाके वहाँ पर जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 48 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सन 2004 में हिंद महासागर के सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षित नहीं थी? ऑप्शन है तमिलनाडु में नागपट्टिनम, ऑप्शन बी है उड़ीसा में भितरकनिका और सी है तमिलनाडु में पिछथरम और पिछावरम और डी है तमिलनाडु में मुथुपेट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु में जो नागपट्टिनम में था, यहाँ पे आपका मैंग्रोव वन नहीं था, इसके कारण यह सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था जहाँ पे अधिकतर लोग प्रभावित हुए थे। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं 49 प्रश्न। 49 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय संचरण को, बी है समुद्री जीव जंतुओं को, सी है वन पारिस्थितिकी को और डी है मानव अधिवास को। तो दोस्तों मानव अधिवास को जब कोई प्रकोप प्रभावित करता है तो वो बन जाता है आपदा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रभावित नहीं करता है तो वो रहता है प्रकोप। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वायुमंडलीय प्राथमिक उत्पादों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिक उत्पादकता, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय उत्पादकता, ऑप्शन सी है सकल प्राथमिक उत्पादकता और ऑप्शन डी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये कोई पुस्तक दिया है, कोई लेखक दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ये कर रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो है एफ जेम्सन का है, जेम्सन का ए का 4। तो ए का 4 किस में आ रहा है दोस्तों? बी में आ रहा है, मतलब डी जो है आपका ए का 4 है वो। और उसके बाद का द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। तो दोस्तों ये आपका डेविड हार्वे का है, बी का फर्स्ट। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी ये आपका सोजा का है, ई सोजा। सी का बी देखिए आ गया आपका। और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये आपका JF लियोटार्ड का है। तो डी का थर्ड देखिए आपका आ रहा है 4 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका बी है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं।
52 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है VJL बेरी ने, ऑप्शन बी है कार्ल रिटर ने, ऑप्शन सी है थॉमस कुहन ने और ऑप्शन डी है पीटर हेगेट ने। तो दोस्तों प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किया था दोस्तों थॉमस कुहन ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मानव को जैवमंडल का घटक माना है? ऑप्शन ए है शिकागो पीठ, ऑप्शन बी है बर्कले पीठ, ऑप्शन सी है फ्रेंच पीठ और ऑप्शन डी है जर्मन पीठ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है शिकागो पीठ। दोस्तों शिकागो पीठ से ही दोस्तों आपके जो बेरोज थे वो संबंधित थे, जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसके कारण शिकागो पीठ जो है मुख्य रूप से मानव को जैवमंडल का घटक मानता है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रहना चाहिए 1953 में। ठीक दोस्तों 1953 में। अगला देखते हैं प्रश्न 54वां प्रश्न दोस्तों 54वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने समय एवं स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी है असीम वार्न, ऑप्शन सी है RJ चोरले और ऑप्शन डी है पीटर हेगेट। तो दोस्तों भूगोल में टाइम एंड स्पेस का जो थ्योरी दिया गया था वो दिया गया था असीम वार्न के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न भी दोस्तों संकल्पना है और प्रस्तावक है। ये में कह रहा है शुद्ध भूगोल। शुद्ध भूगोल दोस्तों F बोसिंग का है, तो ए का थर्ड देख लो किस में आ रहा है दोस्तों, बी में आ रहा है। ठीक दोस्तों सी आ रहा है। रचनात्मक भूगोल तो ये दोस्तों जेरा सी मो का है, तो बी का फर्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों आ रहा है दूसरा। अंटोग्राफी दोस्तों, अंटोग्राफी जो है दोस्तों ये आपका डेविस का है, तो अंटोग्राफी डेविस का, तो सी का दूसरा देखते हैं। ठीक दोस्तों दूसरा आ रहा है। और कोरोलॉजी हेटनर के आप सबको मालूम है, तो डी, तो ये दूसरा सुमेलित आप हो गया। ठीक दोस्तों दूसरा सही ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 56 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जर्मन भूगोल वक्ताओं में से किसने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? ऑप्शन ए फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन सी है विडाल डी लाप्लास और ऑप्शन डी है गेरहार्ड स्कॉट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह डी होना चाहिए, मगर आयोग ने इसका बी माना है। देखिए दोस्तों बी माना है, इसका उत्तर जो होगा डी होगा। दोस्तों आप बेसी जाट की बुक अगर पढ़ेंगे जर्मन जोग्राफर के बारे में तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इस प्रश्न का उत्तर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप जाके ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। जो बेसी जाट की जो जियोग्राफिकल थॉट की बुक है उसमें आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो आयोग गलत जारी किया है, और जिसके कारण जो यूथ कंपटीशन का जो पेपर है जिसका हम सॉल्व करा रहे हैं वो प्रकाशन का पेपर है, तो उसमें उन्होंने करेक्शन नहीं किया है, डायरेक्ट वही उन्होंने उत्तर दे दिया है। तो आप जब तक सही बुकों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको उत्तर भी मालूम नहीं चलेगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक दोस्तों, जिसके कारण आप एक दो क्वेश्चन से परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे बुक को पढ़ें जिसके कारण आप सही गलत का पहचान कर सकें। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 57 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित आलोचनात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर बल देता है? ऑप्शन ए है मानववादी भूगोल, ऑप्शन बी है कल्याणपरक भूगोल, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी परक भूगोल और ऑप्शन डी है आचार परक भूगोल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी क्रांतिकारी भूगोल। ठीक है दोस्तों, रेडिकल ज्योग्राफी जो है इसकी मुख्य रूप से उत्तर सही है सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 58 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित सूती उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी में स्थित है? ऑप्शन ए ब्रेडफोर्ड,
ऑप्शन बी है वुपरताल, ऑप्शन सी है स्प्रेटो और डी है सेंट पीटर्सबर्ग। तो दोस्तों यह प्रश्न हम अपनी टेस्ट सीरीज में ज़रूर कराएं, आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ठीक दोस्तों, हमने ये प्रश्न करा चुके हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से नहीं जुड़े तो आप ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। ठीक दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो वुपरताल, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 59 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है दलहन। तो दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं वो है ऑप्शन ए तिलहन। तिलहन शामिल नहीं है, मगर बाद में इसको सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक दोस्तों, मगर जो प्रमुख 3 फसल है वो है गेहूँ, चावल और दलहन। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और इस भाग का आखिरी प्रश्न। ठीक दोस्तों, 60 प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपने औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत में लारेनहट के स्थित त्रिभुज का प्रयोग किया? ऑप्शन है आइजर्ड, बी है लस, ऑप्शन सी है रेनर और ऑप्शन डी है वेबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी वेबर ने मुख्य रूप से अपने त्रिभुज सिद्धांत में लारेनहट का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। तो दोस्तों यह रहा GDC ज्योग्राफी पेपर 2013 का दूसरा भाग। तीसरा भाग जल्द मैं आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा। हो सकता है दोस्तों आपको एक अगला जो आपको वीडियो उपलब्ध हो मेरा वो हो सकता है टेस्ट सीरीज से हो। ठीक दोस्तों, उसके बाद हो सकता है आपका पेपर से हो। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।